Dear students, in this video, I will explain some questions that have been asked in Junior Hindi Translator exam held in 2019. And these questions are very important for all the exams that are being conducted by SSC, DSSB, KVS or NVS. So watch the video carefully and listen to the explanation very carefully so that in future these types of questions, if they are asked in the exam, you should be able to answer correctly. So let's start. First question is, select the correct passive voice of the given sentence. Who will investigate cases related to funding of terror groups? अब ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बताना है आपको। आप एक बार गेस कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए, पैसिव वॉइस को सॉल्व करने की एक जो ट्रिक होती है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और टेंस आइडेंटिफाई आपने किया, जैसे ये लिखा हुआ है हु विल इन्वेस्टिगेट। विल इन्वेस्टिगेट ये लिखा हुआ है, विल और फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। पैसिव में क्या होना चाहिए? विल बी इन्वेस्टिगेटेड, ये होना चाहिए। अब देखते हैं सेंटेंस के जो दिए गए ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, बाय होम विल केसेस रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स विन इन्वेस्टिगेटेड। तो विन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब एक्टिव में विल और फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में हो जाएगा विल बी एंड थर्ड फॉर्म। विल बी एंड थर्ड फॉर्म होती है, विन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को देते हैं, बाय होम विल केसेस रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स बी इन्वेस्टिगेटेड बाय। अब देखिए इसमें सेकंड में क्या किया गया है, बाय जो है ना 2 बार लगा दिया गया, ये इसलिए गलत हो गया। थर्ड को देखते हैं, बाय होम आर केसेस। जब टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आर का तो मतलब ही नहीं, इसलिए थर्ड भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा कौन सा है? अब हमारा बचा है फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर हो जाएगा हमारा बाय होम। हु को हम बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर विल और उसके बाद जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा केसेस रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, ये आ जाएगा और उसके बाद बी लिखा जाएगा। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है, जब हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 वर्ड्स की होती है तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो तो आता है आपका सब्जेक्ट से पहले। जैसे यहाँ पर जो न्यू सब्जेक्ट बना है वो ये बना है, केसेस रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स। तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा और जो दूसरा पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बाद में। आंसर आपका हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमें हर टेंस की पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। जैसे विल फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, पैसिव में क्या हो जाएगा? विल बी एंड थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। इसमें क्या बताना है आपको? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज सीज्ड a 22-room sprawling seaside farmhouse in अलीबाग। अब देखिए इस सेंटेंस को भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ये देखा करो, पैसिव वॉइस बनाने वाला जो सेंटेंस आता है आप सबसे पहले ये देखा करें कि वो टेंस किस टेंस में दिया गया है। जैसे यहाँ पर हैज सीज्ड, जब्त कर लिया है, अगर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज बिन। पैसिव में हैज बिन और थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप ये ध्यान रखा करें, पैसिव में हैज बिन और थर्ड फॉर्म। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में तो विल भी दे दिया गया है, जो कि होगा ही नहीं, क्योंकि होना क्या चाहिए था, हैज बिन। तो पहला ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, इज दे दिया गया, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, हैज बिन दिया है, ये हो सकता है। चौथा देखिए, इसमें इज बीन दे दिया। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब हैज और थर्ड फॉर्म एक्टिव में होती है तो पैसिव में क्या होना चाहिए, हैज बिन और थर्ड फॉर्म। तो आंसर जो है ना, आप तुरंत सर्च कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हुए और आपका आंसर क्या बनेगा, थर्ड आंसर बनेगा। ये आंसर बनेगा आपका थर्ड। A 22-room sprawling seaside farmhouse in Alibaug has been seized by the enforcement directorate. तो आप हेल्पिंग वर्ब के बेस पे अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम में, जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेज होते हैं हमारे, जैसे टेंस चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना, या अदर चेंजेज होना, या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो उन्हीं चेंजेस को हमें देखना चाहिए। जैसे कि ये सेंटेंस है, शी सेड टू मी शैल आई पोस्ट दीज इन्विटेशंस फॉर यू टुडे। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, इनके अंदर जो सेंटेंस दिया गया है वो है कैसा। वो असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, क्या है वो। तो ये इम्पेरेटिव था, इसलिए सी सेड टू मी लिखा है, तो सी सेड टू मी का क्या होगा, सी आस्क्ड मी। और ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को हम कनेक्ट करते हैं इफ या क्वेश्चन वर्ड से। इफ या क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, और नहीं तो इफ से। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जैसे शैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, इफ से कनेक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से अब हम ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है आई आस्क्ड हर इफ आई शैल। अब देखिए, टेंस भी बदलता है। नरेशन में क्या होता है, जो प्रेजेंट के होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और जो विल है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। तो हम अपने उन्हीं चेंजेस को चेक करेंगे। अब पहले सेंटेंस में सेल को चेंज नहीं किया, इसलिए कैंसिल हो गया ये। दूसरे सेंटेंस में दैट और इफ दोनों दे दिए गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दैट कनेक्टिंग वर्ड का हम प्रयोग जब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी असर्टिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी होती है, लेकिन ये तो क्वेश्चन है, ये इसलिए कैंसिल हो गया। और थर्ड में देखिए, शी आस्क्ड मी इफ शी कुड पोस्ट। अब शैल का कुड तो होता नहीं है, थर्ड इसलिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। ये हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ शी शुड पोस्ट दोज इनविटेशंस फॉर मी दैट डे। इसमें सारे चेंजेज हो गए हैं, सेड टू आस्क्ड में भी बदल गया, कनेक्टिंग वर्ड इफ भी लग गया है, और शैल का शुड भी हो गया है, और टुडे का दैट डे भी हो गया है। ये अदर चेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error, select no error. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Einstein was an unusual child with no indication at his potential greatness. अब इसमें ये बताना है कि भाई कौन से सेगमेंट में, कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। विद नो इंडिकेशन में, या आइंस्टीन वॉज एन अनयूजुअल चाइल्ड में, एट हिज पोटेंशियल ग्रेटनेस में, किसमें जो है वो ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको
इंडिकेशन ऑफ होता है, इंडिकेशन इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ, इंडिकेशन ऑफ, इंडिकेशन ऑफ गुड हेल्थ, इंडिकेशन ऑफ पुअर हेल्थ, तो इंडिकेशन ऑफ इज पोटेंशियल ग्रेटनेस, इंडिकेशन एट नहीं आएगा, इंडिकेशन ऑफ होगा। तो हमारा कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट जो है इसमें एरर बनेगी, फोर्थ पार्ट में एरर बनेगी हमारी, फोर्थ पार्ट में एरर हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। Select the option which correctly converts the given sentence into indirect speech. The old man said, "Farewell, my friends. May you live in peace and prosperity." अब ये जो सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है। The old man said, "Farewell, my friends. May you live in peace and prosperity." The old man said, "Farewell, my friends. May you live in peace and prosperity." ये कोऑपरेटिव सेंटेंस है, और जब भी हम फेयरवेल, गुड नाइट, जो पार्टिंग सैल्यूटेशन वाले वर्ड्स होते हैं इनको लिखते हैं तो उसमें बेड का प्रयोग होता है। तो अब हम इनको चेक करेंगे सेंटेंस को। पहले तो ये देखिए कि मे का माइट होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में मे का माइट होता है। अब फर्स्ट में तो देखिए मे का माइट नहीं हुआ इसलिए कैंसिल हो गया। सेकेंड में द ओल्ड मैन बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल एंड प्रेड दैट दे माइट लिव इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये हो सकता है। अब थर्ड देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, द ओल्ड मैन बिड्स, जब ऊपर सेड लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब का हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, थर्ड ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया आपका। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, द ओल्ड मैन बिड, बिड ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें भी टेंस चेंज कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं करना होता हमें, सैड है, सैड सेकंड फॉर्म है तो बेड आ सकता है इसमें, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचा, सेकंड बचा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। द ओल्ड मैन बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल एंड प्रेड दैट दे माइट लिव इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इस तरह से हम अपने जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के 5 चेंजेज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना, टेंस चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना, अदर चेंज करना, ये सारी चीजें हम चेंज करके अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। Barely had she entered her room that her children began pestering her for food. देखिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपके, barely had she entered, pestering her for food, that her children began और no errors। तो आपको यहाँ पे बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है कि हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली, हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली, इनके बाद जो कनेक्टर आता है वो हमारा व्हेन कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर कौन सा कनेक्टर लगा है, दैट, तो हम दैट की जगह व्हेन कर देंगे और सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया उसके बच्चों ने खाने के लिए उसको तंग करना शुरू कर दिया। तो आंसर बनेगा आपका थर्ड, दैट की जगह व्हेन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ग्रामर, वोकैब सभी से क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सरप्टिशियस। अब सरप्टिशियस का मीनिंग क्या होता है, और ये ऐसा वर्ड है, ये स्पेलिंग टेस्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्पेलिंग टेस्ट में वो वर्ड पूछे जाते हैं जिनमें जो वॉवल लेटर्स हैं वो ज़्यादा दिए होते हैं या डबलिंग होती है, कॉन्सोनेंट डबल होते हैं। सरप्टिशियस का मतलब होता है सीक्रेट,
सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। और सीक्रेट के लिए और कौन सा वर्ड हो सकता है इसमें? अवेरियस का मतलब तो लालची हो जाता है। ऑडिशस का मतलब ढीठ हो जाता है, डेयरिंग। फोर्थराइट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, निष्कपट। फिर बचा हमारा कौन सा? क्लैंडिस्टाइन। क्लैंडिस्टाइन का मतलब भी डन सीक्रेटली ही होता है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची हो गए। काफी बार ये वर्ड पूछा गया है एग्जाम में। सरप्टिशियस, इसका क्या हो जाएगा? क्लैंडिस्टाइन। जैसे सीक्रेट मीटिंग, तो आप सरप्टिशियस मीटिंग भी कह सकते हो या क्लैंडिस्टाइन मीटिंग भी कह सकते हो। डन सीक्रेटली मीनिंग होता है इसका, डन सीक्रेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, सिलेक्ट नो एरर। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। देखिए, जो हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे ऑफ है, फॉर है, ऑन है, प्रेपोजिशंस के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेपोजिशंस के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ इंक्रीज, ऑफ के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। ऑफ के बाद अगर वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म आएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आंसर हो जाएगा, ऑफ इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. If no substitution is required, select no substitution. When I was passing through the street, I heard a loud scream and saw smoke rising from a building. अब देखना है कि भी किस पार्ट में एरर है। Saw smoke rising from a building, no substitution. See smoke raised out of a building, saw smoke raising in the building. क्या होना चाहिए, मतलब किस पार्ट, जो दिए गए पार्ट हैं, कौन से पार्ट से सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो एक वर्ब से रिलेटेड एरर आई हुई है, रेज माने तो उठाना होता है और राइज मीन्स होता है उठना। तो धुआं उठ रहा था अपने आप, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ठीक हो जाएगा। राइजिंग हो जाएगा, RISING। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको ये बताना है कि अंडरलाइंड सेगमेंट जो है सब्स्टिट्यूट करना है उसको। और अंडरलाइंड सेगमेंट है कौन सा? सो एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू प्लेइंग, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए, प्लेयर इतना थका हुआ था कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस है उसमें सो के साथ टू का पेयर नहीं होता, टू और टू का पेयर होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो इतना थका हुआ था कि चल नहीं सका, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। तो टू और टू का जो प्रयोग है इसमें, टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू प्लेइंग, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। सो की जगह टू हो जाएगा और टू कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि टू सो और दैट का पेयर होता है, टू और टू का पेयर होता है। तो ये आंसर आपका बन जाएगा। So dear students, in this video I discussed some questions that have been asked in the Junior Hindi Translator exam, and I always keep discussing questions that have been asked in competitive exams. So keep watching. Please like, subscribe and share. Thank you.